हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जी त्रिपाठी स्टडी सिविल सर्विसेज में। 2 दिन के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। भारत में उष्णकटिबंधीय मैंने जैसे बताया था 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री मकर रेखा जो नीचे है, तो मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री है और उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, इन दोनों के बीच की मतलब जो भी लैंड एरिया है उसे उष्णकटिबंधीय लैंड एरिया कहते हैं। मतलब यहाँ पे सूरज कभी ना कभी पैरेलल पड़ता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, उसके ऊपर शीतोष्ण आ जाता है। 66.5 डिग्री 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण कटिबंध होता है। ऐसे ही नीचे भी होता है, मकर रेखा से 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक मकर रेखा, उसके ऊपर जो होता है वहाँ पे सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती है, ना तिरछी ना ही पैरेलल, तो उसे पोल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उष्णकटिबंधीय एरिया में सबसे ज़्यादा फसलें होती हैं, यही इसी वजह से। देखते हैं क्या है। तो जैसा कि एनसीईआरटी हमेशा एग्जाम्पल्स को लेके समझाती है, तो वैसे रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र में ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोग की तस्वीर उसे हमेशा आकर्षित करती थी। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान में हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों में तथा कुछ गर्म नर्म वर्षा वनों से हैं। जैसा कि इसमें देख लो, इस तरीके से ये जैसे कोट पैंट इस तरीके से पहने हैं तो ये ठंडे प्रदेशों में हैं, यहाँ गर्म प्रदेशों में हैं। इस तरीके से वो बता रहे हैं, कुछ रेगिस्तान से होंगे। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं और एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। अध्याय 8, 9, 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवास के जीवन के बारे में सीखेंगे। मतलब इस चैप्टर से अगला चैप्टर और उसके बाद वाले जो चैप्टर हैं, इनमें हम लोग ये सीखेंगे कि विश्व के विभिन्न प्राकृतिक निवासियों कैसे रहते हैं, जैसे अफ्रीका में कैसे रहेंगे, यूरोप में कैसे रहते हैं, अमेरिका में, तो इस तरीके से। अमेजन बेसिन में जीवन, मैंने बताया था जैसे कि अमेजन विश्व की सबसे बड़ी क्या है, नदी है, तो उसके बेसिन में जीवन, वहाँ के आसपास की जनजातियाँ कैसे जीवन रखती हैं। इससे पहले ये नीले कलर का जो बॉक्स है उसको देख लेते हैं। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, इसका मतलब किसने अमेजन नदी की खोज की, स्पेन ने खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्ट्रक पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के मेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। मतलब वहाँ पे रोमन साम्राज्य की जो कुछ महिलाएं होंगी, कुछ होगा मैथोलॉजी की कहानी, तो उन लोगों ने अटैक किया था, तो उसी के नाम पे यहाँ पे पड़ा। तो अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है, जो मैं पहले शुरू में ही बताया था। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। सॉरी, इसका मतलब अमेजन नदी जो है वो कहाँ, भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा,
ये कर्क रेखा और ये नीचे वाली मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। और ये मकर है, ठीक है, ये भी 23.5 डिग्री है। और ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ये बीच वाली, जिसको 0 डिग्री बोलते हैं। तो इसी के 10 डिग्री उत्तर और इसी के 10 डिग्री दक्षिण के इस एरिया को भूमध्य एरिया कहते हैं, ठीक है। तो मेजर नदी इसी में बहती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अन्य जल राशि से मिलती है। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। जैसे अमेजन नदी यहाँ से बह रही है, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ ये मुहाना जो है दो नदियों में के, इसे अमेजन मुहाना बोलते हैं। ऐसे नदी मिल रही है तो इसे बेसिन बोलेंगे। कई सारी नदियों को, जैसे गंगा में मिल रही है, ब्रह्मपुत्रा मिल रही है, इस तरीके से अमेजन, ठीक है, हो गया। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों और बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमेजन कहाँ कहाँ बहती है? ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, कुछ दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट, ऐसे होता है, सॉरी एक्चुअली छोटा स्क्रीन है, ऐसे कुछ होता। तो लगभग इतना हिस्सा तो ब्राज़ील का ही है। तो ब्राज़ील, यहीं पे बोलिविया है, यहीं पेरू है, ठीक है, यहाँ वेनेजुला है, इक्वाडोर है, यहाँ पे कोलंबिया है। तो इतने में से चलती है, ठीक, ये बता रहा हूँ। ब्राज़ील, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला के छोटे भाग से प्रवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? देखो, ये है अमेजन नदी, ऐसे बह रही है। तो ये ब्राज़ील का बहुत बड़ा हिस्सा है, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, और ये थोड़ा सा हिस्सा वेनेजुला का आ गया। इधर अर्जेंटीना, चिली और पराग्वे, उरुग्वे में नहीं बहती है। सहायक नदियाँ यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में अपने पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जलवायु, जलवायु जैसे कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान होता है। उसे गर्म एवं आर्द्र होता है और शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस क्षेत्र में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्र अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है। वर्ष वन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वह इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं में छत सी बनी जाती है जिस कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप पाती है जिसमें छाया के में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्कटिक और ब्रोमीलियाड
पैदा होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन क्या पाया था? वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पंछी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार की पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्थाल एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़ों भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता एवं दृश्यता से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। नीले बॉक्स में क्या इम्पोर्टेंट है? ब्रोमीलियाड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है और मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ठीक, इस बॉक्स में देखते हैं, आओ कुछ करके सीखें। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवों पर चित्र प्रसारित करते हैं, इन्हें देखें, अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। जैसे डिस्कवरी हो गया, नेशनल जियोग्राफी हो गया, ये सब चैनल हैं। वर्षा वन के निवासी यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और नदी में मछलियाँ पकड़ते हैं। नीले कलर का बॉक्स क्या है? कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्ष एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर उनको जलाया जाता है। इससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाती है एवं साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार उपयोग से मिट्टी के पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़ों को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए दूसरे स्थान को साफ कर दिया था। इस बीच पुराने खेत में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। यहाँ देखते हैं, महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। ये मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। मतलब अमेजन के आसपास के लोग यही सब उगाते हैं और वो मछली जब मारने जाते हैं तो ये फसलों का महिलाएं वहाँ जो होती हैं ध्यान देती हैं। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जी से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करती हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडाकोश भी खाते हैं। काफ़ी, मक्का, कोका आदि जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मोलका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसाना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले
वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। सा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन में वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। चित्र 8.6। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन पोस्ट में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एवं एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढ लीजिए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरपात एवं सुंदरवन डेल्टा। इस बेसिन की मुख्य विशेषता है मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून के मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, आपका बंगाल में है। उधर अगर आ जाओगे असम है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद से इस तरह से चली जाती है। फिर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा भी उधरी से। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बेसिन के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे प्रयुक्त होते हैं, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। जैसे आप ऋषिकेश में, उसके ऊपर अलकनंदा जहाँ पे गंगा का है, वहाँ पे बहुत कम जनसंख्या, लेकिन वहीं हरिद्वार, उसके बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, यहाँ गंगा के आसपास की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पे फसल उगाने के लिए समतल भूमि है, वहाँ के लोग मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढाल वाले पर्वत एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं की फसलें उगाई जाती हैं। अब ये बॉक्स देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर भिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नाम पता लगाएं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरणतः उत्तराखंड की जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102। जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तलिपि एकत्रित करें एवं उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं। उन स्थानों का पता लगाएं जहां उनका निर्माण होता है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पतियों में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागौन, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधार पेड़ पाए जाते हैं।
बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। असम में डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछली की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। वेदिका का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। गंगा, अब इसमें देखते हैं बॉक्स में, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के अलावा जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी एवं इन प्रजातियों का नष्ट कर रहे हैं। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार में मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरा रविंद्र किशोर और राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंस का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने और बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता है तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। इधर बॉक्स में क्या है? सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को 2014 स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योग पर गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात तक का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन में की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम, उत्तर प्रदेश में बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश में विशिष्ट जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया। तो चैप्टर खत्म हुआ है। आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। 60% आंसर अगर आता है तो डेफिनेटली सही है। उस महाद्वीप का नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है। दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं? अमेजन के वर्षा में कौन से पक्षी पाए जाते हैं?
गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से गंगा नदी के तट पे कौन कौन सा है? आपका कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, ठीक है, ये सब नदियाँ हैं। हरिद्वार बसा हुआ है। अमेजन में वर्षा में पाए जाने वाले पक्षी। तो इस तरीके से आप देखिए, आंसर दीजिए, रटने की कोशिश मत करिए, बस एक तरीके से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब हम लोग जल्दी जल्दी इसको आज ख़त्म करके क्लास 8 में कल से चलेंगे। कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चैनल को बहुत सारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा शेयर करें। थैंक यू।